गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसका सिद्धांत, इसकी रचना, बनावट, इसकी गणितीय विवेचना सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो साइक्लोट्रॉन, तो हम देखते हैं सबसे पहले साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन के बारे में समझेंगे, ये क्या चीज क्या होती है, क्या सिस्टम होता है। तो साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की मशीन है, एक विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है। और ये किस काम में आती है कि जो धनावेशित कण होते हैं, फॉर एग्जांपल धनावेशित कण कौन से हो सकते हैं, एल्फा कण हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो भी ये एल्फा कण है, इनको उच्च वेग तक, उच्च ऊर्जा तक त्वरित करना हो तो जिस युक्ति का उपयोग किया जाएगा उसे हम साइक्लोट्रॉन नाम देते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है जो कि धनावेशित कणों जैसे एल्फा कण, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी पॉजिटिव पार्टिकल्स है, इनको हाई वेलोसिटी अपने को देनी हो, उच्च वेग या उच्च ऊर्जा देनी हो, उच्च वेग तक त्वरित करना हो, तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे फिर इसके सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन के लिए क्या होगा कि अपने इसमें डी आकार के खोखले गोले होते हैं, वो हम इसकी बनावट में, इसकी रचना के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब किसी धनावेशित कण को, जैसे कोई भी धनावेशित कण जाए, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन, या हमने फॉर एग्जांपल प्रोटॉन लिया है धनावेशित कण, प्रोटॉन को जब चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारा जाता है, जब उसको हम विद्युत प्रत्यावर्ती उच्च स्रोत से उच्च प्रत्यावर्ती स्रोत आरोपित कर रहे हैं, तो ये जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो जो कण को, प्रोटॉन को, धनावेशित कण को वेग प्रदान करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको गति प्रदान करेगा, उसको वर्ताकार पथ में घुमाएगा, परंतु जो विद्युत क्षेत्र होगा ये उसको उच्च ऊर्जा प्रदान करेगा। तो यही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत होता है। क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है, इसमें प्रोटॉन या जो कोई भी धनावेशित कण है, हम उसको गति करवा रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र तो उसको गति प्रदान कर रहा है, वर्ताकार पथ में गति करवाएगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा, और जो विद्युत क्षेत्र होगा वो उसको उच्च ऊर्जा प्रदान करेगा। तो फिर हम बात करेंगे इसके रचना की, इसकी बनावट की, किस प्रकार से इसकी रचना होती है। तो हम देखते हैं इसकी रचना या बनावट। तो इसकी रचना या बनावट क्या हो सकती है, देखेंगे। तो इसमें डी आकार के खोखले गोले होते हैं दो, एक गोला ये लिया है हमने और एक गोला ये लिया है। इसको नाम दे दिया हमने D1 और इसको नाम दे दिया है हमने D2। D1 और D2 जिन्हें हम डीज कहते हैं, और इनको हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रख देते हैं। दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव लिए हैं, नॉर्थ और साउथ, एन और एस, इनके मध्य रख दिया, और इनको हम किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं। एसी स्रोत है ये, अल्टरनेटिंग करंट स्रोत। फिर इनका इस प्रकार से कुछ पथ होता है, ये इस पथ के अंदर गति करते हैं, वर्ताकार पथ के अंदर जो धनावेशित कण होगा उसको हम चलाएंगे, इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, वो गति करेगा। तो हम इसका पता होगा कि हमने कोई एक पार्टिकल लिया है, धनावेशित कण यानी कि प्रोटॉन ले लिया है, मैंने प्रोटॉन कण लिया है, इसके अंदर जो कि गति करेगा। तो हम क्या करते हैं, दो डी धातु के खोखले गोले लिए हैं जो कि डी आकार के होते हैं, इसको हमने D1 नाम दिया है, इसको हमने D2 नाम दिया है, जिन्हें हम डीज कहते हैं, और इनको हमने एक उच्च प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया है, इसी स्रोत से जोड़ दिया है। और फिर इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ और साउथ, एन और एस के मध्य भाग में रख दिया है। तो यहाँ पर कोई प्रोटॉन का कण होगा जो कि गति करेगा, कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन आप ले सकते हो। फिर हम बात करेंगे इसकी कार्यविधि, ये काम कैसे करेगा, इसकी वर्किंग क्या होगी। कि कोई भी धनावेशित कण, फॉर एग्जांपल हमने प्रोटॉन लिया है, प्रोटॉन को जब इसको हमने उच्च प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लग गया है, और चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के मध्य ये रखा हुआ है,
कि जब प्रोटॉन यहां पर रखा जाएगा तो प्रोटॉन को रखने पर क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से वो इसको चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल प्रदान करेगा, चुंबकीय क्षेत्र एक बल लगाएगा, जिसके कारण ये प्रोटॉन वर्ताकार पथ में गति करता रहेगा और वर्ताकार पथ में गति करता रहेगा धीरे 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 धीरे, और इसकी जो पथ की त्रिज्या वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, आवर्तकाल नियत रहता है। अब किस प्रकार से बढ़ता है वो हम देखेंगे कि ये D1 था और ये D2 है, और फिर हम दूसरी कंडीशन के लिए लेते हैं ये D1 और ये D2। तो पहले हम बात करते हैं t समय के लिए कि D1 तो की ध्रुवता धनात्मक हो और D2 की ध्रुवता ऋणात्मक हो, अर्थात कि बैटरी के यानी कि जो एसी स्रोत जोड़ा है D1 का से तो हमने धनात्मक सिरा जोड़ा है और D2 से हमने उसका ऋणात्मक सिरा जोड़ दिया है। तब क्या होगा कि जो धनावेशित कण है वो पार्टिकल है प्रोटॉन, वो भी पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, और D1 के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अभी पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं हम T1 समय के लिए। तब क्या होगा कि यहां से प्रतिकर्षण बल लगेगा उस प्रोटॉन के ऊपर जो धनावेशित कण है। क्यों? क्योंकि इसकी ध्रुवता हमने धनात्मक रखी है, पॉजिटिव ध्रुवता है D1 की, तो जो प्रोटॉन है उसके ऊपर भी धनावेशित चार्ज है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण के कारण प्रोटॉन जो है यहां से बाहर की तरफ जाएगा और D2 की ध्रुवता वो ऋणात्मक है, इसको हमने ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ रखा है, परंतु प्रोटॉन धनात्मक कण है जो कि D2 से आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक में आकर्षण होता है, परंतु D1 से प्रतिकर्षित होगा क्योंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण। तो प्रोटॉन यहां से प्रतिकर्षित हुआ और यहां जाके आकर्षित हो गया और यहां पर आ जाएगा, और फिर यहां पर इस खोखले गोले के अंदर गति करता हुआ जैसे ही यहां पर पहुंचा उसके बाद वापिस ध्रुवता बदल जाती है आधे समय के बाद, यानी कि ये अब की बार क्या होगा, ये तो ऋणात्मक और ये धनात्मक हो जाएगा। t समय तो पहले था, t/2 और हो गया, मतलब प्रत्येक आधे समय के बाद, प्रत्येक t/2 समय के बाद इनकी ध्रुवता बदलेगी, अर्थात पहले ये धनात्मक था और ये ऋणात्मक था, इस प्रकार से एडजस्ट किए होते हैं। जैसे ही प्रोटॉन इस खोखले गोले के अंदर गति करता हुआ यहां पर पहुंचा है तो इनकी ध्रुवता तुरंत बदल जाएगी कि D2 धनात्मक और D1 ऋणात्मक हो जाता है। अब प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक है, और D2 के ऊपर भी धनात्मक चार्ज है, दोनों की ध्रुवता समान जो है धनात्मक है, पॉजिटिव है, जिसकी वजह से प्रोटॉन फिर से यहां से प्रतिकर्षित होगा, उसके ऊपर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा जो कि यहां से दौड़ता हुआ यहां पर आएगा, और D1 की ध्रुवता ऋणात्मक है, ऋणात्मक होने के कारण ये प्रोटॉन को आकर्षित करेगा जैसे यहां पर हो रहा था, सेम स्थिति यहां पर होगी। तो D1 उसको आकर्षित कर लेगा तो प्रोटॉन फिर यहां पर आ जाएगा, फिर वो जैसे इस गोले में चक्कर काटता हुआ आएगा, फिर जैसे यहां पर पहुंचा तुरंत फिर ध्रुवता बदल जाएगी t/2 समय के बाद, फिर ये धनात्मक और ये ऋणात्मक हो जाएगा, फिर प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण। तो इस प्रकार से बार बार वो गति करता रहता है, प्रत्येक आधे समय अंतराल के बाद, प्रत्येक t/2 समय के बाद इन जो डीज है इनकी ध्रुवता बदलती रहती है, धनात्मक ऋणात्मक, कभी ये धनात्मक और ये ऋणात्मक हो जाता है। इस प्रकार से प्रोटॉन आगे की तरफ बार बार गति करता रहता है, उसका वेग बार बार बढ़ता रहता है, उसको उच्च वेग मिल जाता है, उच्च ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, और फिर हम लोग किसी खिड़की की सहायता से, विंडो की सहायता से उस कण को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से साइक्लोट्रॉन की सहायता से धनावेशित कण को उच्च ऊर्जा तक, उच्च वेग तक हम त्वरित कर सकते हैं, उच्च वेग प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से ये साइक्लोट्रॉन काम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं इसकी गणितीय विवेचना के बारे में। इसका हम वेग, इसकी त्रिज्या, ऊर्जा, आवर्ती, आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। जो पॉजिटिव पार्टिकल है अर्थात जो प्रोटॉन इसके अंदर गति कर रहा था, तो हम देखते हैं उसके बारे में। तो अब प्रोटॉन वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो वर्ताकार पथ में गति करने के लिए जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है, जिसे हम mv²/r से लिखते हैं, जो कि प्राप्त कहां से हुआ है? चुंबकीय बल से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा था, विद्युत क्षेत्र लंबवत था, तो चुंबकीय बल प्रदान हुआ जो कि QVB होता है चुंबकीय बल। अधिकतम QVB sin थीटा, अधिकतम के लिए थीटा 90 डिग्री था, जो कि लंबवत होते हैं VB, तो sin 90 का मान है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
तो हम देखते हैं v से v कैंसिल हुआ, r की वैल्यू फाइंड करेंगे, mv अपॉन क्यू b हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 8, ये हमने जो डी से जो प्रोटॉन था, पॉजिटिव पार्टिकल था जो गति कर रहा था जिस पथ के अंदर, उस पथ की त्रिज्या हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बार बार बढ़ती रहती है, वो गति करता रहता है, उच्च कक्षा में जाता रहता है। फिर हम बात करते हैं उसके वेग की, तो यहां से v की वैल्यू निकालें तो क्यू बी आर अपॉन एम बनता है। तो ये इसका वेग प्राप्त हुआ है, तो ये त्रिज्या थी और ये इसका वेग था। फिर हम बात करते हैं इसके आवर्तकाल की, यानी कि एक चक्कर काटने में लगा समय कितना होगा, इसका आवर्तकाल कितना होगा। समय बराबर दूरी, दूरी इसकी परिधि होगी, एक चक्कर काटने में तय की गई दूरी, दूरी बटे 4, 4 इसकी v। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन वी आर, r की वैल्यू कितनी है, ये रही mv अपॉन क्यूब v, v से v कैंसिल, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यूब v। इक्वेशन नंबर 3। ये तो था एक चक्कर काटने में लगा समय वर्त में। फिर अर्धवर्त में लगा समय यदि हम निकालेंगे, अर्धवर्त में लगा समय मतलब आधा चक्कर जो लग रहा था, एक डी से दूसरे डी के अंदर जो चल रहा था, आधे चक्कर में तो इस समय का आधा कर देंगे t/2, तो ये कितना बन जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यूब v। तो नीचे तो पाई m अपॉन क्यूब v, तो अर्धवर्त में लगा समय पाई m अपॉन क्यूब v होगा, पूरे वर्त में 2 पाई m अपॉन क्यूब v होगा, डबल समय लग जाएगा, इसमें आधा होगा। तो ये इसका आवर्तकाल था। फिर हम बात करेंगे इसकी आवर्ती की, आवर्ती न्यू या f से भी लिख सकते हो आप लोग, n से भी लिख सकते हो, तीनों चीजों से आवर्ती को प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि 1 बटे आवर्तकाल होती है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। आवर्तकाल की वैल्यू को पलट दीजिए रिवर्स से QB अपॉन 2 पाई m, तो ये इसकी आवर्ती आ जाएगी। और फिर हम कोणीय आवर्ती की बात करेंगे, कोणीय आवर्ती इसकी निकालेंगे जो कि ओमेगा होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू की वैल्यू है QB अपॉन 2 पाई m, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ है, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी QB अपॉन m। तो ये उसकी त्रिज्या थी पथ की, ये वेग था कण का, ये एक चक्कर काटने में लगा समय, ये अर्धवर्त में लगा समय, और ये उसकी आवर्ती है, और ये कोणीय आवर्ती ओमेगा है। फिर हम देखेंगे जो बात करेंगे इसकी गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा E के काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। जो v की वैल्यू थी वो थी QBr अपॉन m, अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 थी जो कि वेग था इसका, हम वेग की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो 1/2m, स्क्वायर है v का तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर, और नीचे m स्क्वायर होगा। और हम देख सकते हैं 1m से 1m यहां से कैंसिल हो रहा है, तो E के इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m। तो ये इसकी गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जो कण इसके अंदर गति कर पा रहा है, उसका वेग, उसकी कोणीय आवर्ती, उसकी पथ की त्रिज्या, उसका आवर्तकाल, उसकी आवर्ती, अर्धवर्त में लगा समय, उसकी गतिज ऊर्जा, ये सब हम लोग इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे साइक्लोट्रॉन की सीमाएं, इसकी लिमिट्स क्या है, कहां कहां तक ये काम करेगा। तो साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या होगी वो हम देखते हैं, कहां कहां तक ये काम कर सकता है। तो एक नंबर सीमा क्या है साइक्लोट्रॉन की, कि इसकी सहायता से केवल भारी धनावेशित कणों को ही त्वरित किया जा सकता है, जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। तो जो भी पॉजिटिव पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, भारी धनावेशित कण है, उन्हीं को त्वरित कर सकते हैं। हल्के कणों को इनकी सहायता से, साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन बात करते हैं, हल्का कण है, ऋणावेशित कण है, तो इसका वेग अधिक होने के कारण द्रव्यमान में सापेक्षिकता के सिद्धांत से वृद्धि हो जाती है। द्रव्यमान आइंस्टीन का अपेक्षिकता का सिद्धांत क्या है, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होता है। m0 यहां पर विराम द्रव्यमान है, और जो c है वो प्रकाश का वेग है, लाइट्स वेलोसिटी होती है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸। तो अपेक्षिकता सिद्धांत के यदि v इज इक्वल टू c हो जाता है कि कोई भी जो कण है वो प्रकाश के वेग से गतिमान है,
तो v और c ये दोनों इक्वल हो गए तो ये 0 बन गया, तो m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 0। तो m की वैल्यू इनफिनिटी हो चुकी है और विराम द्रव्यमान की बात करें m0 की तो जो कि 0 हो गया, तो विराम द्रव्यमान तो शून्य हो गया है और जो इसका द्रव्यमान है वास्तविक वो कितना हो गया, अनंत हो गया है। तो सापेक्षिकता के सिद्धांत से क्या होता है, हल्के कणों में वेग अधिक हो जाने के कारण इनका द्रव्यमान बहुत अधिक हो गया, कि अनंत के इक्वल हो रहा है, देख सकते हैं। इसलिए हम इन कणों को त्वरित नहीं कर सकते साइक्लोट्रॉन की सहायता से। इन कणों को त्वरित करना हो तो उसके लिए बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है। बीटाट्रॉन नामक कण से इसको हम त्वरित कर सकते हैं। और 2 नंबर फिर हम सीमा की बात करें, 2 नंबर लिमिट क्या हो सकती है कि जो अनावेशित कण यानी कि न्यूट्रॉन है जैसे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, वो अनचार्ज जो होता है, कोई चार्ज नहीं है, तो इस प्रकार का जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है उसको भी हम साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं कर सकते।